चौथा देश ईरान कि इसमें पूरी ताकत है दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने की। अभी तक जिन देशों से इजराइल का विवाद चल रहा था उन सब में इजराइल हावी था, लेकिन ईरान, भाई ईरान तो उससे बड़ा देश है। पूरी दुनिया का दो खेमों में बंटना और पूरी दुनिया का इन दोनों ही देशों को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करना क्या वास्तव में हमें विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। खबरें फ्लैश हुई कि ईरान और इजराइल अब 4 मुद्दों पर एक साथ लड़े। इनका एक कॉमन कंपटीटर सद्दाम हुसैन, द रूलर, द डिक्टेटर, द किंग ऑफ इराक। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई जानकारी, एक नई चर्चा के साथ। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की जो इजराइल की तरफ दागी गई, जिनकी संख्या अलग अलग बताई जा रही। कोई कह रहा 150 थी, कोई कह रहा 180 थी, 200 थी, लेकिन काफी संख्या में, मतलब 150 से 200 के बीच बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी इजराइल की तरफ। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब बोले, ईरान ने एक भारी गलती कर दी है, उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। आखिरकार ये दोनों दोस्त आज इस लेवल पर क्यों आ खड़े हुए कि एक दूसरे को नस्ते नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में आज दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच में, जो यूक्रेनी रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस झगड़े में, ये जो चल रहा है इजराइल का गाजा पट्टी में, इजराइल का लेबनान में, इजराइल का सीरिया में, अब ये चौथा देश ईरान कि इसमें पूरी ताकत है दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने की। आखिरकार क्या है ये कहानी? अच्छा, इस कहानी को और भी रुचिकर इसलिए बन जाती है कि देखो ये बात कह कौन रहा है। बहरहाल उनकी बातें उनके सिर माथे। आज हम अपनी चर्चा पर रहेंगे कि आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच में क्या झगड़ा है। देखिए, ऑन पेपर आप चेक करेंगे, ऑन पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान सेना में, ईरान हथियारों में, अब तो उसके न्यूक्लियर पावर भी, न्यूक्लियर वेपन्स भी उसके पास बताए जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स भी उसके पास हैं। इन सब चीज में इजराइल से कहीं ज्यादा बैठता है। अभी तक जिन देशों से इजराइल का विवाद चल रहा था उन सब में इजराइल हावी था, लेकिन ईरान, भाई ईरान तो उससे बड़ा देश है, ईरान उससे ज्यादा ताकतवर देश प्रतीत होता है सेना के मामले में भी, और जो आर्टिलरी है सब केसेस में, मिसाइल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में, टैंक्स में, है ना, इन सब चीज में ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। तो ऐसे में अभी तक तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर तो छोट भैया लोगों से लड़ाई हो रही थी इजराइल की। अगर इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ तब क्या ये दुनिया पूरे तरीके से दो खेमों में बटेगी, जो कि बटती हुई भी नजर आ रही है। पूरी दुनिया का दो खेमों में बटना और पूरी दुनिया का इन दोनों ही देशों को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करना क्या वास्तव में हमें विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? रूस और यूक्रेन का डर कम था क्या, जो ये नया डर आकर हमारे लिए खड़ा हो गया? क्या है कहानी, पूरी बात को विस्तार से समझिए मेरे प्यारे साथियों। एक जमाना यह था कि जब ईरान और इजराइल की पक्की दोस्ती हुआ करती थी। दोस्ती के आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, लेकिन ये जो दोस्ती है आज ये अदावत में बदल गई है। दोनों लोग आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। क्या है कहानी, पूरी कहानी को एक बार बैकग्राउंड से समझिए। इजराइल जन्मा, इजराइल का निर्माण हुआ फिलिस्तीन की भूमि पर। फिलिस्तीन की भूमि पर यहूदियों के लिए जगह दी जाती है और एक नया देश इजराइल को बनाया जाता है। यह बात अरब देशों के नेताओं को मंजूर नहीं थी कि भाई हमारी जो अरबों की भूमि है, अरबों की भूमि में से यहूदियों को काटकर जमीन दे दी जाए, जिस पर इजराइल का जन्म हुआ। बहरहाल ये सब बात तो उस समय ठीक रही, लेकिन कहानी आगे और बढ़ी जब इजराइल ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना शुरू किया। मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख सकते हो। इन इमेजेस से साफ है कि किस तरीके से इजराइल ने अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाया है और जो मूल फिलिस्तीनी लोग थे, जो मुस्लिम्स थे, उनको एक थोड़ी सी जगह में उसने सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। यहां पर आपको छितरी हुई जगह भी देख रहे हो, मतलब जहां पर जो मेन है वेस्ट बैंक जिसे बोलते हैं, यहां पर भी इजरायली धमक जमा के बैठे हैं। क्या आप इजराइल का विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहा, सच का साथ दे रहा हूं। जो बात सच है वो कही जाएगी। लोग ये भी कहते हैं कि ताकतवर आदमी को इस धरती पर जिंदा रहने का अधिकार होता, लेकिन ताकतवर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार उस शर्त पर नहीं दिया जा सकता कि वो सब कुछ खत्म कर दे। इस शर्त पर भी हम अधिकार नहीं दे सकते। बहरहाल धीरे धीरे इजराइल का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया और इजराइल ने काफी मात्रा में इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया। इसी स्थिति में उपजा हुआ नया गाजा पट्टी का विवाद। गाजा पट्टी के इस विवाद में इजराइल एकदम हावी है, लेकिन अचानक से खबरें आनी शुरू हुई मंगलवार से कि अब ईरान भी, खबरें फ्लैश हुई कि ईरान और इजराइल अब 4 मुद्दों पर एक साथ लड़ेगा। 4 देशों से एक साथ युद्ध लड़ने जा रहा है। क्या इजराइल इस चीज को
मतलब झेल पाएगा या संभाल पाएगा, या फिर इजराइल के पक्ष में वो लोग आकर खड़े हो जाएंगे जिन लोगों को थोड़ा शौक है पूरी दुनिया में युद्ध कहीं ना कहीं चलवाते रहने का। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, जिनका नाम समझा रहा हूं, उनको आप अच्छी तरीके से समझते हो, ठीक है। उनको कुछ शौक है कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहना चाहिए कि उनकी तो तूती बोलती ही रहे, क्योंकि गांव के प्रधान जी की वैल्यू तभी तक है जब तक गांव में झगड़ा होता रहे। तो कुछ देश हैं जो अपने आप को प्रधान समझते हैं। उसी क्रम में यह कहानी अब और आगे बढ़ेगी। बहरहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं। हुआ यह साहब कि इजराइल का जन्म हुआ, डेविड बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री से इजराइल का वर्चस्व बढ़ता चला गया। इस समय तक स्थिति क्या थी कि बहुत ठीक ठाक संबंध इजराइल के साथ थे। इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला सबसे पहला देश टर्की था, उसके बाद ईरान था कि हां हम इजराइल को एक देश मानते हैं, ठीक है। इसी बीच 1953 का दौर आया। 1953 के दौर में ईरान में एक तख्ता पलट हुआ और पहलव जो है, शाह पहलव वहां के राजा बन जाते हैं। देखिए वेशभूषा जरूर आपको दिख रही है कमांडर जैसी, लेकिन एक प्रकार पर वहां पर राजशाही आ जाती है और राजा वहां पर शासन करने लगता है। जो बच्चे नहीं जानते, जो मेरे भाई बहन नहीं जानते, मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के राजाओं को शाह कहते हैं, ठीक है। शाह और इजराइल के डेविड बेन गुरियन के बीच में संबंध अच्छे थे और पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया ईरान को, क्योंकि ईरान यहूदी तेज थे पढ़ने में, टेक्नोलॉजी में, फिर पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट, तो मोसाद जैसी एक एजेंसी खड़ी कर लेना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाना, न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ जाना। लेकिन ईरान के साथ यह स्थिति नहीं थी। ईरान अभी इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ था। ईरान के पास अगर कोई चीज थी तो वो था तेल, तो उसने खूब तेल इजराइल को दिया। माना जाता है कि इजराइल में तेल की 40% पूर्ति कौन करता है? ईरान करता था उस समय। बहरहाल ईरान ने को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इजराइल ने, वहां की एक जो एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी को वहां खड़ा करवाया, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में हल्की सी सपोर्ट की, ठीक है। जहां जहां मदद मिल सकती थी वहां वहां पर मोसाद ने, इजरायली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इजरायली पैसे ने ईरान की मदद की, चाहे तेल खरीद कर, चाहे यारी दोस्ती में समझ लीजिए, ठीक ठाक मदद की और संबंध बड़े अच्छे होने लगे। लेकिन ओवरऑल एक दिन ऐसा आया जब राजशाही को यहां से उखाड़ फेंक दिया गया। अयातुल्लाह खमेनी एक नेता जिसने इनकी राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया और ईरान में एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। 1970 से 75 के बीच का ये समय था। एक ईरानी इस्लामिक गणराज्य की स्थापना होते ही मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट के लिए आप ध्यान से समझो, बात जो भी रही हो, बात एक तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीन की भूमि पर है, फिलिस्तीन मुसलमानों की भूमि है। ऐसी स्थिति में ईरान के अयातुल्लाह खमेनी साहब को इजराइल की यह बात अच्छी नहीं लगती थी और उन्हें यह भी लगता था कि मैं जब इस्लाम की बात करूंगा तभी जाकर मुझे एक सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार भी किया जाएगा। यहीं से दो बातें शुरू हुई, अयातुल्लाह खमेनी साहब का इजराइल का विरोध, दूसरी बात शुरू हुई ईरान को इस्लामिक जगत में एक नेता बनाने की कोशिश। क्योंकि जो बच्चे नहीं जानते, जो मेरे भाई बहन नहीं जानते, वो समझिए, मुसलमान उसमें दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी, मुख्यतः यही हैं। शिया और का एकमात्र देश ईरान है और उधर सुन्नी मुसलमानों की संख्या, जिनकी संख्या लगभग 80% के आसपास है, उनकी जो पैरवी कर रहा था सऊदी अरब, इधर शिया मुसलमानों का देश ईरान था। ईरान चाहता था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की पैरवी करने वाला देश उसे माना जाए और यही कुछ ख्वाब था अयातुल्लाह खमेनी साहब का। अयातुल्लाह खमेनी जो राजशाही को उखाड़ चुके थे, इस्लामिक गणराज्य की स्थापना कर चुके थे। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी इस्लामिक क्रांति की हैं। उसी इस्लामिक क्रांति ने अयातुल्लाह खमेनी साहब को बहुत आगे ले गए, बहुत आगे पहुंचा दिया। और साथ में अयातुल्लाह खमेनी साहब ने इजराइल का विरोध इस आधार पर करना शुरू किया कि उसने फिलिस्तीन की भूमि कब्जाई है और मैं इस्लामिक जो अधिकारों का रक्षक हूं, या मैं रक्षक बनना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस चीज के लिए पूजें, तो ऑब्वियस बात है मुझे इजराइल का विरोध करना चाहिए। इजराइल का विरोध शुरू हुआ। शुरुआत में तो ये दोनों ही लोग चुप रहे क्योंकि इनका एक कॉमन कॉम्पिटिटर सद्दाम हुसैन, द रूलर, द डिक्टेटर, द किंग ऑफ इराक एंड द मिलिट्री कमांडर ऑफ इराक, उसके डर से ये दोनों लोग चुप रहे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली, सद्दाम हुसैन कमजोर पड़ा। सद्दाम हुसैन कमजोर पड़ने के साथ साथ गल्फ वॉर भी खत्म हो गया। अब इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आया ईरान कि तुमने फिलिस्तीनियों की भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है। नाउ इट वाज ए स्टार्ट ऑफ ए प्रॉक्सी वॉर। एक प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हुई, खेमे बनाने की शुरुआत हुई, एक दूसरे को घेरने की शुरुआत हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की शुरुआत हुई। तभी खबर पता चली
कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है। इजराइल ने इसका विरोध किया। वो जो दोस्त थे आज वो एक दूसरे के विरोध करने कगार पर आ गए। इजराइल ने विरोध किया कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना इस पूरे क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है, इस पूरे क्षेत्र के लिए असुरक्षा की भावना पैदा करेगा। प्लीज आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकिए, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका, ठीक है। और प्रॉक्सी वार चल ही रहा था। धीरे धीरे ईरान ने एक और नया काम करना शुरू किया। ईरान की देखिए, मैंने बताया ना कि अगर ऑन पेपर आप डाटा देखेंगे तो ईरान के पास कुछ ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। अब कहानी आगे शुरू होती है। इस आगे की कहानी में एक बात और निकल कर आती है कि ईरान इजराइल के चारों तरफ लोगों को सपोर्ट करना शुरू करता है। भाई लोगों को सपोर्ट आप इस तरीके से करेंगे, दैट इज प्रॉक्सी वॉर। इसी क्रम में वो सपोर्ट करता है एक शिया संगठन जो लेबनान में था, हिजबुल्लाह संगठन करता है, हमास को प्रमोट करता है ना। और धीरे धीरे सीरिया में भी ईरान ने अपने सेटलमेंट्स करने शुरू किए। इजराइल को यह बात समझ में आ रही थी कि जो पुरानी दोस्ती थी आज वो घोर अदावत में बदल चुकी है। और यह अदावत इस प्रकार की है कि ईरान मुझे चारों तरफ से घेरना चाहता है, लेकिन ईरान के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है अमेरिका भी, और साथ में अमेरिका दोस्त है इजराइल का। यह बात भी सबको पता थी, लेकिन 1991 के बाद तस्वीर एकदम बदल गई। यह कहानी थी सोवियत संघ के विघटन की। सोवियत संघ नहीं रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा वो पहुंचा अमेरिका को। अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ चल पड़ा, और लोग आज भी दबे जुबान में इस बात को तो स्वीकार करते ही हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। रशिया को लोग बहुत मानते हैं, लेकिन दबे जुबान से कहते हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका भी ताकतवर है। अमेरिका सुपर पावर बना। अमेरिका सुपर पावर बना तो इसका सीधा अर्थ था कि इजराइल का भी मनोबल बढ़ा। इधर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार चल रहे थे। इजराइल साफ कह रहा था कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोका जाना चाहिए। दौर शुरू हुआ सैंक्शन लगने का। पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? खेमे तो दो हैं। अगर तुम्हें अमेरिका सपोर्ट कर सकता है तो मुझे रूस क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता? और ये प्रोग्राम पूरी तरीके से जारी रहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना, प्रॉक्सी वॉर चलना, इजराइल को चारों तरफ से घेर के रखना, परमाणु बम बनाना, अमेरिका के सैंक्शन लगाने, बावजूद इसके कहानी चलती रही। साल 2011-12 आया। एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर में साफ बात निकल कर है कि इट वाज डन बाय द मोसाद, ये ईरान ने कहा। अब संबंध और खराब हो गए। ये बात सीधी बात थी कि सैंक्शंस के साथ साथ आप हमारे परमाणु वैज्ञानिकों की भी हत्या कर रहे हैं। प्रॉक्सी वार और तेज शुरू हुआ। कहानी शुरू हुई ईरान पर प्रतिबंध लगाने के, लेकिन ईरान भी दबा नहीं। क्यों नहीं दबा? क्योंकि ईरान को सपोर्ट मिला चाइना का, ईरान को सपोर्ट मिला, अभी आप खबर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, रशिया का, जॉर्डन का। यानी कि अगर इजराइल के पक्ष में कुछ ताकतवर देश खड़े थे तो कुछ देश ईरान के पक्ष में भी खड़े थे। ईरान ने अपनी चीजों को कंटिन्यू जारी रखा। और फाइनली धीरे धीरे कहानी, जब ये कहानी हमास की शुरू हुई, हिजबुल्लाह की शुरू हुई, कहानी गाजा पट्टी की शुरू हुई, तो ये माना जाता है कि लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन था, इस हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा ही किसके पैसे से किया गया? ईरान के पैसे से। लेकिन एक मामला तब और ज्यादा खराब हो गया। लगातार ईरान इजराइल का विरोध करता रहा कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल लेबनान में गलत कर रहा है, इजराइल गाजा पट्टी में गलत कर रहा है, इजराइल सीरिया में गलत कर रहा है। लेकिन गलत तो और ज्यादा तब हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति साहब का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई। नए साहब बने, उनकी शपथ ली जानी थी, और इस्माइल हानिये, हमास का सर्वोच्च लीडर, वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। आरोप साफ था कि सब कुछ ईरान ने करवाया है। और इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब लेबनान, दक्षिणी लेबनान में प्रॉपर एक्टिव हिजबुल्लाह संगठन का मुखिया हसन नसरुल्लाह मारा गया। ये ईरान को अंदर से झकझोर देने वाला। ईरान को लगता था कि अब उसकी इज्जत तार तार हो जा रही है। वो जिस जिस व्यक्ति को सपोर्ट करता है इजराइल उस पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी इज्जत का क्या ही मतलब निकलता है। फाइनली उसने कहा कि हम ईरान पर हमला किया और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अब इसके बाद की कहानी, मिसाइलें दागी गई एयर डिफेंस सिस्टम से। इजराइल का कहना है कि उनको रोक दिया गया है, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि देखिए हमने तो बदला ले लिया है,
और ये मिसाइलें एकदम सटीक जगह गिरी हैं, जहां हम डालना चाहते थे ये मिसाइलें वहीं गई हैं सारी। 180 मिसाइलों का बताते हैं, वैसे तो ऑथेंटिक आंकड़ा की शायद 180 मिसाइलें थी, कि हम जहां इन मिसाइलों को डालना चाहते थे ये मिसाइलें वहीं गिरी हैं। इजराइल कहना है कि हमने इनको हवा में ही साफ कर दिया, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है। बात ये नहीं है साहब, बात ये नहीं है कि आपने कितने साफ किए, आपने कितनी छोड़ी। बात ये है कि इस पूरी कहानी का सार ये है कि ये जंग रुकती नजर नहीं आ रही है। ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी देश, G7 कंट्रीज सब, देखिए आज मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन एक मिनट के लिए मेरी बात जरूर सोचिएगा कि क्या जो हमें बात बताई, क्या हमें उस पर सोचने की जरूरत है। पश्चिमी सारे देश जो ईरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं आज नहीं करूंगा। वजह साफ है, क्योंकि ईरान वही कर रहा है जो उसे इस समय हल्का बहुत करना चाहिए। अति हो जाती है जब ताकत की, तो थोड़ा सा जरूरी है दिखाना भी कि हमारे पास भी ताकत है। मेरे हिसाब से आप रोकिए ईरान को, आई एग्री विद यू, बट यू हैव टू स्टॉप आल्सो द इजराइल। अगर आप इतनी ताकत रखते हैं युद्ध रुकवाने की, तो क्या इतनी ताकत नहीं रखते कि किसी की बातचीत करा दें? रोकिए इस चीज को, वरना मैं साफ कहता हूं ये युद्ध रूस और यूक्रेन से भी भयंकर लेवल पर जाएगा। ये मैं आज लिख के दे सकता हूं। उससे तो क्या नुकसान हुआ जो दुनिया इससे झेलेगी और इससे सुनेगी। ये जो कहानी अब चल पड़ी है, गुटबंदी हो चुकी है, हर देश कोई ना कोई किसी न किसी के पक्ष में है। ईरान को भी देखो, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती लोगों को सपोर्ट है। ईरान पर आरोप है कि इसने इन लोगों को पैसा दिए हैं। अब ईरान के समर्थन में कौन कौन आ सकते हैं? इराक है, सीरिया है, लेबनान है, तुर्की, कतर, जॉर्डन, जैसे साथ ही रूस, उत्तरी कोरिया, चीन, कजाकिस्तान भी ईरान के साथ आ सकते हैं। तो कितना भयंकर इसका अंजाम होगा, इसका अंदाजा आपको, हमको, सबको है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक के हालात ये हैं कि ये स्थिति रुकने वाली नहीं है। और पश्चिमी देशों को, आज जो G7 देशों को बड़ी टेंशन हो गई एकदम कि नहीं नहीं ईरान ने गलत किया। अरे भैया, ईरान ने गलत किया ठीक है, हिजबुल्लाह गलत कर रहा था ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इजराइल को भी बोलिए कि नाक इतनी लंबी लेके ना चले कि हर जगह कटती फिरे, है ना। इंसान की नाक इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि हर जगह कटती फिर रही है उसकी नाक, ठीक है। इजराइल को भी थोड़ा सा सब्र अब रखना चाहिए। मेरे हिसाब से उसका गाजा पट्टी में को उसने तहस नहस कर दिया है, बिल्कुल समतल पट्टी तो क्या बची, वो प्योर पट्टी कर दिया उसने, ठीक है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ताकतवर हैं, उनका न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मोसाद के तो कहने क्या हैं। मैं यहां पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा मेरे भाई, पर प्लीज एक मिनट आप सोचिए कि क्या इससे किसी का भला होगा। मेरे हिसाब से आपके ओपिनियन का मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा, जरूर मुझे बताइएगा क्या इससे किसी का भला होने जा रहा है। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं ना जैसे मैं भारत में हूं कि नहीं हम पे क्या फर्क पड़ता है, मेरे प्यारे साथियों पड़ता है फर्क पड़ता है। थोड़ा सा प्रथम और द्वितीय विश्व का इतिहास उठाकर देखिए कि पक्ष दो थे, झेला पूरी दुनिया ने, सबको झेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।